Hello friends, how are you? My name is Vishnu and you are welcome in my YouTube channel Chemistry. Today we are going to discuss crystal field theory. And crystal field theory include in CBSE board, JEE, NEET and IIT JAM. So it will be beneficial for मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी हम पढ़ क्यों रहे हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। इससे पहले एक थ्योरी आई थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कई सारी चीज़ें हमें कई सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, और वो चीज़ें क्या थी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अभी हम खैर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अभी हम शॉर्ट कमिंग्स नहीं समझेंगे, बस हम ये समझेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है। दोस्तों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि जो आपके लिगेंड्स हैं, द सेंट्रल मेटल कैटायन इज सराउंडेड बाई लिगेंड। तो हम ये मानते हैं कि जो मेटल है डेट इज सराउंडेड बाई द लिगेंड्स, और लिगेंड्स पे चार्ज होता है, या तो लिगेंड्स नेगेटिव चार्ज होते हैं या तो उन पर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, राइट। और जो नेगेटिव लिगेंड हैं, ठीक है ना, तो इनको नेगेटिव पॉइंट चार्ज माना जाएगा, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, साइनाइड, इनको नेगेटिव पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जाएगा। जबकि हमारे जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल लिगेंड है, उनको हम डाइपोल, ठीक है ना, पॉइंट डाइपोल और सिंपली डाइपोल हम उसे कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात हम ये मान के चलेंगे कि कोई भी मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, या हम दूसरा ये कह सकते हैं कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल कैटायन एंड लिगेंड इज नॉट कोवलेंट बट इट इज़ रिगार्डेड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हमें जो भी बॉन्ड कंसीडर करने हैं वो आयोनिक बॉन्ड कंसीडर करने हैं। और लास्ट है जो डी ऑर्बिटल हैं, डी मेटल्स के अंदर जो डी ऑर्बिटल हैं वो सारे के सारे ग्राउंड स्टेट में वो डीजनरेट हैं। डीजनरेट का मतलब उन सब की एनर्जी जो है वो सेम है, राइट, दे हैव द सेम एनर्जी। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट हम अपने दिमाग में रखेंगे और इसको लेके हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को लेके चलेंगे। क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है वो डेवलप की थी बेथे और बान ब्लैक ने, राइट, और दिस वाज ओरिजिनली अप्लाइड टू आयोनिक क्रिस्टल। तो ये दरअसल लिगेंड को भी ये एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करती है। तो दोस्तों ये हमने अजम्पशन पढ़ी है। अब हम चलते हैं डी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है। जैसे कि आप लोगों को ज़्यादातर पता है कि हमारे पास डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 ऑर्बिटल आपको शायद नाम भी पता होंगे। ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल हैं, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, वाई जेड, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। तो अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 ऑर्बिटल हैं इनको हम कहते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। मतलब कि इनके जो लोब होते हैं वो एक्सियल नहीं होते, और ये जो 2 लोब बच गए इनको कहते हैं एक्सियल, राइट। तो ये जो दो आपके लिगेंड हैं इनको कहते हैं एक्सियल लिगेंड, राइट। ये चीज़ ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं एक्सियल लिगेंड। क्यों? क्योंकि इनके जो लोब होते हैं वो एक्सिस की तरफ होती हैं, जैसे जेड एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने हमेशा एक चीज़ शायद आपने नहीं पढ़ी होगी या आपको नहीं पता होगी, वो है जेड ऑर्बिटल के बारे में। एक्चुअली जेड ऑर्बिटल जो है वो एक अकेला ऑर्बिटल नहीं होता, वो 2 ऑर्बिटल का सम होता है। आपने बिल्कुल सही सुना, ये आपके 12th लेवल तक इसको नहीं पढ़ाया जाता है और ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता। जो आपका जेड ऑर्बिटल है डेट इज़ मेड अप ऑफ 2 काइंड ऑफ ऑर्बिटल। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपके 2 प्रूफ लेके आया हूँ 2 बुक से। पहला है ये, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऑर्बिटल है और जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है। तो इनका जेड कंपोनेंट तो आपस में ऐड हो जाएगा, राइट। और जो एक्स और वाई है तो वो एक्स वाई क्या बन जाएगा, एक रिंग बन जाएगा। तो इसलिए आप देखते हैं कि जो जेड ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो थोड़ी अलग होती है। जेड ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, आपने देखा होगा कि वो
जेड एक्सिस पे तो लोब होती है और वाई और एक्स एक्सिस पे क्या होती है, एक रिंग होती है। एक्चुअली वो रिंग ना होके वो एक्चुअली एक्स और वाई में भी लोब होती हैं, लेकिन एक्स और वाई लोब को अगर मिक्स कर देंगे तो वो एक्स वाई लोब जो है वो आपकी रिंग हो जाएंगी। तो दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होता है इसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है इसकी, ठीक है ना। और ये रिपल्सन सबसे ज़्यादा फील करता है। दिखने में आपको लग रहा है कि ये बहुत पतला है, बट इसमें दो दो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखिए, हाँ ये देखिए फिर से, ये आपका किस किस का मिक्सचर है, ये आपका जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर का मिक्सचर है। तो फिर से इन्होंने इस तरीके से बताया कि ये जेड स्क्वायर जो है दो ऑर्बिटल का मिक्सचर है, राइट। तो ये एक बुक है हुई, उसमें लिखा हुआ है, तो काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, तो उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब हमें ऑर्बिटल के बारे में पता चल गया, राइट, हमें ऑर्बिटल के बारे में पता चल गया। तो अब हम चलते हैं कि जो लिगेंड होता है, राइट। अब लिगेंड ऑर्बिटल हमारे इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, राइट। ये सारे के सारे ऑर्बिटल अपने ग्राउंड स्टेट में इन सब की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, डीजनरेट होती है, मतलब सबकी सेम एनर्जी होती है। अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे ऑर्बिटल जो हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसको एक क्यूबिकल सिस्टम मान लें, क्यूबिकल बॉक्स मान लें, तो इस तरीके से लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। अब आपको पता है कि अगर हम कंसीडर करें तो हमारे पास दो एक्सियल लिगेंड होते हैं, दो एक्सियल लिगेंड होते हैं और तीन नॉन एक्सियल लिगेंड होते हैं, राइट। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो दो एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं और तीन नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। अब अगर हम बात करें, ये जो डायग्राम मैं बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल के लिए, राइट, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए बता रहा हूँ। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए जो लिगेंड हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, लिगेंड 6 डायरेक्शन से आते हैं, ऊपर से, नीचे से, लेफ़्ट से, राइट से, आगे से और पीछे से, यानी 6 तरफ से आएंगे। तो आप देखोगे जो 6 डायरेक्शन से लिगेंड आएंगे तो लिगेंड कौन सी पोजीशन से आ रहे हैं, तो आप देखोगे लिगेंड जो है वो एक्सियल पोजीशन से आ रहे हैं, लिगेंड एक्सियल पोजीशन से आ रहे हैं। अगर लिगेंड एक्सियल पोजीशन से आएंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि लिगेंड पे आइदर नेगेटिव चार्ज होगा, आइदर वो डाइपोल होंगे, या तो वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे या तो वो डाइपोल होंगे, ठीक है ना। अब जब ये ऑर्बिटल की तरफ अप्रोच करेंगे तो आपको पता है ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो उनकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ी सी राइज होगी, ठीक है ना। किसकी एनर्जी राइज होगी, सभी की एनर्जी राइज होगी। जब लिगेंड बहुत दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो जब लिगेंड बहुत ज़्यादा दूर हैं तो चाहे एक्सियल ऑर्बिटल है या नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है, आप शायद नहीं समझे मेरी बात को। अगर ये वाला लिगेंड बहुत दूर से आ रहा है तो यहाँ पे जितने भी लिगेंड हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। मैं आपको ये कहूँ कि अगर सनलाइट इन सारे ऑर्बिटल पे पड़ेगी तो सनलाइट की वजह से कौन कौन से ऑर्बिटल एक्साइटेड होंगे, आंसर है सारे होंगे, क्योंकि सनलाइट तो लगभग सब पे सेम ही होगी। लेकिन अगर मैं ये मान के चलूँ कि कोई लाइट का सोर्स जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन से आए, सिर्फ एक ही डायरेक्शन से आए, फॉर एग्जाम्पल ऊपर से आए, सॉरी, हाँ जी, अगर वो लाइट का सोर्स सिर्फ ऊपर से आए, ठीक है ना, तो अगर वो ऊपर से आएगा तो ना वो लेफ्ट से आएगा ना वो राइट से आएगा, राइट, ना वो आगे से आएगा ना वो पीछे से आएगा, तो वो सिर्फ ऊपर से आ रहा है। तो ऊपर से जिस ऑर्बिटल पे वो अप्रोच करेगा वो वाला ऑर्बिटल क्या होगा, एक्साइटेड हो जाएगा, उसमें रिपल्सन फील होगा तो एक्साइटेड हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि इसमें जो लिगेंड है, लिगेंड की जो डायरेक्शन है अप्रोच करने की वो है एक्सियल पोजीशन, यानी सारे के सारे लिगेंड जो हैं वो एक्सियल पोजीशन पे अप्रोच कर रहे हैं। दूर से तो अगर हम देखेंगे कि बहुत दूर से अगर लिगेंड अप्रोच करेंगे तो सभी के सभी ऑर्बिटल पे सेम इफेक्ट पड़ेगा,
सेम रिपल्सन फील होगा। लेकिन जैसे जैसे लिगेंड पास आते हैं, अप्रोच करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो अप्रोच करते हैं, जो कि है एक्सियल पोजीशन। तो अगर वो एक्सियल पोजीशन पे अप्रोच करेंगे तो कौन से ऑर्बिटल एक्साइटेड होंगे? आंसर है जो एक्सियल पोजीशन पे हैं वही एक्साइटेड होंगे, और बाकी जो नॉन एक्सियल पोजीशन पे हैं वो बिना वजह एक्साइटेड हो गए थे, राइट। वो बिना वजह एक्साइटेड हो गए थे, तो फिर से वो अपनी थोड़ी सी लोअर एनर्जी में लौटने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये शुरुआत में इन सब की पांचों के पांचों ऑर्बिटल की ग्राउंड स्टेट है। जब लिगेंड बहुत ज़्यादा दूर थे तो सभी के सभी ऑर्बिटल पे क्या हुआ? रिपल्सन हुआ, और उस रिपल्सन की वजह से क्या हुआ? उस रिपल्सन की वजह से वो थोड़े एक्साइटेड हो गए और उनकी एवरेज एनर्जी यहाँ पे पहुँच गई। लेकिन जब हमने ये देखा कि लिगेंड सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्सियल पोजीशन से आ रहे हैं, तो अगर लिगेंड एक्सियल पोजीशन से आ रहे हैं तो वही ऑर्बिटल एक्साइटेड होंगे जो एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट हैं। और आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ दो ऑर्बिटल जो हैं वो एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम है एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। और जो नॉन एक्सियल हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, वो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को लो कर लेंगे। ये उतनी ही एनर्जी लो करेंगे जितना कि यहाँ पे एनर्जी राइज होगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना पार्ट एनर्जी राइज कर रहा है, तो हम देखेंगे 0.6 पार्ट जो है, यानी कि हम कह सकते हैं 3/5 एनर्जी का जो पार्ट है वो राइज कर जाएगा, राइट। और -2/5 पार्ट जो है वो थोड़ा सा एनर्जी जो है डाउन हो जाएगी। ये बैरी सेंटर है, इसको कहते हैं बैरी सेंटर या एक कह सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे एनर्जी सेम रहती है। अब आप देख सकते हैं कि हायर पोजीशन और लोअर पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे डेल्टा ओ। इसको आप डेल्टा नॉट मत पढ़िए, दिस इज डेल्टा ओ। डेल्टा ओ रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी ऑक्टाहेड्रल सब्सटेंस के लिए। ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो डेल्टा ओ है, डेल्टा ओ आपकी टोटल एनर्जी आ गई, इन दोनों का डिफरेंस आ गया, ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये Eg और T2G क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो Eg और T2G क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Eg जो है वो दो ऑर्बिटल का सेट है, दो ऑर्बिटल जो कि एक्सियल पोजीशन पे हैं, और जो T2G है वो ट्रिपली जनरेटेड ऑर्बिटल है। ट्रिपली यानी 3 ट्रिपली जनरेटेड ऑर्बिटल है, राइट। और G का मतलब होता है जेरेड, जेरेड का मतलब होता है सिमेट्रिकल। खैर हमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ये G का मतलब जेरेड है, और ये Eg और T2G, E का मतलब दो ऑर्बिटल और T2G का मतलब ट्रिपली जनरेटेड ऑर्बिटल। तो दोस्तों क्या आपको ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ये डायग्राम आपको समझ में आया? और आप बोलोगे सर अगर ऊपर एनर्जी 3/5 राइज हुई तो नीचे 2/5 क्यों हुई? तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन राइज कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी आएगी? 3/5। 3/5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6/5। तो टोटल एनर्जी राइज होगी 6/5 ऑफ डेल्टा ओ। अब नीचे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? नीचे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लो हुई? 3 इलेक्ट्रॉन की। और हर एक की एनर्जी हमने कितनी कंसीडर की है? 2/5। तो 3 को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6/5। तो हम कह सकते हैं कि जितनी एनर्जी राइज हुई उतनी ही एनर्जी लो होगी। तो ये बैरी सेंटर को इन्होंने मेंटेन किया। तो ये था आपका ऑक्टाहेड्रल सब्सटेंस के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब मैं बात करता हूँ टेट्राहेड्रल के लिए। तो टेट्राहेड्रल हम देख लेते हैं पहले। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल की तरह ही होते हैं, बस टेट्राहेड्रल में क्या था, अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड अप्रोच कर रहे थे, जो लिगेंड ने अप्रोच किया था वो कहाँ से किया था? लिगेंड अप्रोच कर रहे थे एक्सियल पोजीशन से, राइट। एक्सियल पोजीशन से लिगेंड अप्रोच कर रहे थे। लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या करेंगे? लिगेंड नॉन एक्सियल पोजीशन से अप्रोच करेंगे, नॉन एक्सियल पोजीशन से अप्रोच करेंगे। तो ये 4 तो आपको दिख रहे हैं, एक पीछे है, तो 5, यानी कि टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड होते हैं वो कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं। तो एक ये कॉर्नर हो गया, एक ये कॉर्नर हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा जो है अगर हम इसको मिला दें
अगर हम इसको मिला दें ऐसे ऐसे और ऐसे, तो चौथा जो लिगेंड है वो यहाँ पे होगा। तो हमारे पास टोटल कितने लिगेंड हो गए, 1 2 3 4। तो दोस्तों ये जो 4 लिगेंड हैं वो नॉन एक्सियल पोजीशन से आ रहे हैं। अगर वो नॉन एक्सियल पोजीशन से आएंगे तो कौन से लिगेंड एक्साइटेड होंगे, इनिशियल तो सारे होंगे। इनिशियल में अगर जब लिगेंड बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं तो इनिशियल में तो सारे के सारे ऑर्बिटल एक्साइटेड होंगे। लेकिन जब वो देखेंगे कि लिगेंड सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से आ रहे हैं जो कि नॉन एक्सियल पोजीशन है, तो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल ही एक्साइटेड होंगे। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल ही एक्साइटेड होंगे। अब नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं तो वो आप देख लीजिए। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल जो हैं वो आपके ऊपर वाले हैं। ये नॉन एक्सियल, सॉरी गलत कह दिया मैंने, एक ये रहा, हाँ इसमें देख लीजिए, ये जो तीनों के तीनों हैं ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल हैं। तो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल क्या होंगे इस बार, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल इस बार एक्साइटेड होंगे, राइट। और जो एक्सियल हैं वो एक्साइटेड नहीं होंगे, मतलब कि वो उनकी एनर्जी लो हो जाएगी। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर आप देखेंगे तो इसका जो डायग्राम है ये रहा, यस। अब इसमें कितने ऑर्बिटल एक्साइटेड हुए, अगर आप देखेंगे कितने ऑर्बिटल एक्साइटेड हुए, तो इसमें 3 ऑर्बिटल एक्साइटेड हुए। कौन कौन से, जो XY था, जो YZ था और जो ZX था, यानी कि नॉन एक्सियल ऑर्बिटल एक्साइटेड हो गए। और जो एक्सियल ऑर्बिटल थे वो एक्साइटेड नहीं हुए, क्योंकि इस बार लिगेंड नॉन एक्सियल पोजीशन से आ रहा है। तो इसलिए नॉन एक्सियल पोजीशन से आएगा तो नॉन एक्सियल पोजीशन पर ही रिपल्सन होगा ऑर्बिटल का लिगेंड के थ्रू, राइट। तो अब यहाँ पर भी बेरी सेंटर होगा, राइट, यहाँ पर भी बेरी सेंटर होगा। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बेरी सेंटर है उसकी एनर्जी कितनी राइज होगी, कितनी कम होगी, तो वो आप देख सकते हैं उतनी ही एनर्जी राइज होगी, उतनी ही एनर्जी राइज होगी। जैसे अगर 3 ऑर्बिटल हैं तो इनकी एनर्जी राइज होगी 2/5। और यहाँ पे जो एनर्जी का गैप होता है उसको हम कहते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, डेल्टा टी का मतलब होता है टेट्राहेड्रल एनर्जी। टेट्राहेड्रल यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कंपाउंड। और कितनी एनर्जी लो होती है, एनर्जी कितनी लो होती है, यहाँ पे एनर्जी जो लो होती है डेट इज 3/5 -3/5। तो 3/5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6/5। तो 6/5 एनर्जी राइज होती है और 6/5 एनर्जी यहाँ पे डाउन होती है, यहाँ पे राइज होती है। तो टोटल ये बेरी सेंटर को मेंटेन रखते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन रखते हैं। दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अब बात करते हैं पेयरिंग एनर्जी की। पेयरिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो नाम है, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे E है, G नहीं है। G का मतलब होता है जेरेड, जेरेड का मतलब सिमेट्रिकल, क्योंकि टेट्राहेड्रल कंपाउंड में सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे जेरेड लगाना सही नहीं है। तो इसलिए इनको सिर्फ T2 और E कहते हैं, राइट। इतना ध्यान रखिए, यहाँ पे G नहीं लगता, राइट। अब मैं बात करता हूँ पेयरिंग एनर्जी की। पेयरिंग एनर्जी का मतलब क्या है, अगर मैं पिछले एग्जाम्पल पे बात करूँ, यहाँ पे अच्छी बात है, यहाँ पे अगर मैं पेयरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, दूसरा तीसरा। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, जो 4th इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 2 चॉइस है, या तो वो ऊपर चला जाए या तो वो पेयरिंग कर ले। पेयरिंग करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो ऊपर जाएगा, राइट। तो अगर हमारे पास 3 कंडीशन है, अगर आपके पास डेल्टा ओ यानी कि ऑक्टाहेड्रल एनर्जी जो है आपकी पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, मतलब जितनी चाहिए उससे ज़्यादा है, तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो 1 2 3 और चौथा है इलेक्ट्रॉन, वो पेयरिंग कर लेगा। लेकिन अगर आपके पास डेल्टा ओ की वैल्यू पेयरिंग से कम है, मतलब कि जितनी एनर्जी चाहिए उतनी आपके पास नहीं है, तो पेयरिंग नहीं होगी। और पेयरिंग नहीं होगी इसका मतलब है कि वो ऑर्बिटल, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जंप करेगा। तो 1 2 3 और 4। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि डेल्टा ओ की वैल्यू अगर पेयरिंग एनर्जी से कम है, तो यानी पेयरिंग के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी नहीं है, तो पेयरिंग नहीं होगी, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करेगा। तो दोस्तों मैं
यहाँ अपनी बात को यहीं पे रोकता हूँ। उम्मीद है आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।